ये पत्रकार है सुशांत सिन्हा और ये उद्धव ठाकरे की पार्टी की पहले सांसद थी और ये भी ब्राह्मण समाज से हैं। आप सब इनको जानते होंगे। ये दोनों कह रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उसी तरह से इस देश के लगभग जनरल कैटेगरी में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया पर नेहा दास हो या अजीत भारती हो, इस तरह के तमाम लोग जो हैं वो आरक्षण के समीक्षा की बात कह रहे हैं। मोहन भागवत ने भी आरक्षण के समीक्षा की बात की है। तो अब आप सोचेंगे कि आरक्षण के खिलाफ इस देश के साधु संत हैं जो ब्राह्मण समाज से हैं, नहीं भरोसा है तो ये रामभद्राचार्य है, ये पूरी तरह से आरक्षण के खिलाफ है। ये अभिमुक्तेश्वरानंद है, ये भी आरक्षण के खिलाफ बोल चुका है। ये कोई परमहंस है, ये भी आरक्षण के खिलाफ बोल चुका है। टीवी अखबार में बैठे लगभग पत्रकार जो जनरल कैटेगरी से है वो आरक्षण के खिलाफ है। इसका मतलब है कि इस देश में जो जनरल कैटेगरी के खासकर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्यों ना माना जाए कि वो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो बैठे हैं वो आरक्षण के खिलाफ हैं। नहीं भरोसा है तो सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण का मामला लटका हुआ है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ नहीं हो रहा है। बिहार में आरक्षण का मामला सामने आया, वहाँ पर सोचिए रिजर्व जाति जनगणना कराई गई, उसके बाद SC ST OBC का आरक्षण बढ़ाया गया। उसको पहले पटना हाई कोर्ट ने, बाद में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका हुआ है। अब सवाल है कि ये सारे लोग दो काम क्यों नहीं करते हैं। एक तो टीवी अखबार वाले जितने पत्रकार हैं, अब तो उतनी संख्या में SC ST OBC के लोग पत्रकार भी बन गए हैं। अरे नहीं भरोसा है तो कम से कम दिलीप मंडल को ही बुलवा लो, जो भारत सरकार में सलाहकार भी हैं, DD न्यूज पर कार्यक्रम भी करते हैं आरक्षण पर बहस को लेकर। नहीं तो सोशल मीडिया में बहुत सारे पत्रकार हैं, उनको बुलवा लो, तभी बात बनेगी ना। तो सोचिए 4 के 4 जनरल कैटेगरी के पत्रकार होते हैं, कोई कायस्थ होता है, कोई ब्राह्मण होता है, एक दो कभी कभी ठाकुर समाज के लोग के भी बुलवा लेते हैं और आरक्षण पर बहस करने बैठ जाते हैं। और हमारा बहुजन समाज उस टीवी अखबार को देख भी रहा है। मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूं, आरक्षण की लड़ाई पढ़े लिखे लोगों को लड़नी पड़ेगी। बहुजन समाज की सारी लड़ाई पढ़े लिखे लोगों ने लड़ा है। दुनिया में सबसे बड़े ज्ञान के प्रतीक बुद्ध थे, उन्होंने मानवता की लड़ाई लड़ी है। उसके बाद रविदास महाराज थे, संत कबीर थे, ये सब उस समय के ज्ञानी पुरुष थे। बाद में फूले हुए, बाबा साहब अम्बेडकर हुए, ये सब पढ़े लिखे लोग थे। आज प्रधानमंत्री ने भी बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहब को कोट किया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन सोचिए कि आरक्षण पर तमाम एक ही कैटेगरी के लोग बैठकर बहस करते रहते हैं। अब चूंकि आरक्षण खत्म करने की बात कहने में डर लगता है तो आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं। लेकिन सोचिए यही लोग हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती कॉलेजियम पर होती है, उसके समीक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। यही लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में सारा माल ब्राह्मण समाज के लोग खा रहे हैं। उसमें कितना जाट समाज को मिल रहा है, कितना पटेल समाज को मिल रहा है, कितना मराठा समाज को मिल रहा है और कितना क्षत्रिय समाज को मिल रहा है, वो भी नहीं बोलते हैं। अच्छा, ये भी इनसे पूछ दीजिए कि समीक्षा तभी होगी ना जब जाति जनगणना करा दीजिए। तो जाति जनगणना भी नहीं करानी है, मतलब चित्त भी मेरी पट भी मेरी, इसलिए है क्योंकि ये एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह की बात करते हैं। अब सोचिए जो लोग पत्रकार बनकर एक जाति विशेष की भलाई की बात कर रहे हैं, वो जज, हम फिर उसके बाद तो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक सवाल होता है। पहली बात तो मैं बताना, इस देश के तमाम युवाओं को बताना चाहता हूं जो बहुजन समाज के हैं, कि आपको लिखना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जातिवाद उनके साथ नहीं हो रहा है जो गांव में रह गए हैं, जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। इन लोगों का एक बड़ा तर्क है, मैं एक एक तर्क इनका बताऊंगा, उसका काट भी बताऊंगा। इन लोगों का बड़ा तर्क है कि गरीब दलित पिछड़े रह गए हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। पहले तो इनसे पूछिए कि कोई अनपढ़ अगर दलित हो या पिछड़ा हो या ब्राह्मण हो तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो अगर आपको गरीब दलित पिछड़े की चिंता है तो आप पहले तो स्कूल ठीक करवाइए। अब इस देश में स्कूल ठीक करवाने की जिम्मेदारी किसकी है?
पिछले 10-12 साल में बीजेपी आरएसएस सत्ता में है, 1 लाख स्कूल बंद हो गए। इनसे पूछिए कि इस देश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में किस जाति के लोग हुए हैं, सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस कलेक्टर किस जाति के हैं, प्लानिंग कमीशन में किस जाति के लोग बैठे हैं। इस देश के आजादी के 80 साल होने वाले, हम 15 अगस्त को 80 साल लगभग हो जाएंगे। तो आज तक सारे बड़े पदों पर कौन लोग बैठे थे, उनकी जिम्मेदारी थी ना। अगर इस देश का हर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पढ़ लिख लेता तो क्या कभी कोई आदिवासी दलित पिछड़ा का नंबर काट लेगा? तो ये सीधे कहते हैं कि जो दलित पिछड़े को आपने पढ़ने ही नहीं दिया है पहले, उसको कह रहे हैं उसको आरक्षण दो। अरे वो आरक्षण लेकर क्या करेंगे? आरक्षण का फायदा तो पढ़ा लिखा दलित ही उठाएगा, जो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी का पढ़ा लिखा है वही उठाएगा ना भाई। और आरक्षण अमीरी के लिए नहीं है। जैसे रामविलास जी पहली पीढ़ी के थे, सांसद बने, अब रिजर्व सीट पर उनका बेटा भी लड़ता है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, चिराग पासवान ही नेता बन पाएगा क्योंकि उसके पास संसाधन है, जनाधार है, देश उसको जानता ही। कह रहे नहीं, चिराग पासवान को अब चुनाव नहीं लड़ने देना है, आकाश आनंद को चुनाव नहीं लड़ने देना है, तेजस्वी यादव को चुनाव नहीं लड़ने देना है, अखिलेश यादव को चुनाव नहीं लड़ने देना है। इनको एक ऐसा दलित पिछड़ा चाहिए, कोई सब्जी बेचता हो, कोई ठेला चलाता हो, ताकि इनके जी हुजूरी करे, जैसे इन्होंने अपनी पार्टियों में रख रखे हैं। जितनी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो दलित पिछड़ों के ऐसे नेताओं को तरजीह नहीं देती है जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की क्षमता हो। आप लोग कई बार नहीं सोचते हैं, तमाम जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, उसमें से दलित पिछड़े क्यों निकल आते थे? क्योंकि वहां 2 बार 3 बार उनको चुनाव जीतने देंगे तो वो बड़ा नेता बन जाएगा, फिर अपने सामाजिक अधिकारों की बात करने लगेगा। तो ये जो तर्क देते हैं कि जो गरीब दलित पिछड़े छूट गए, अरे भाई पहले आरक्षण उसी को फायदा मिलेगा, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, मेडिकल हो, नौकरी हो, जो कम से कम बेसिक एलिजिबल होगा। और बेसिक एलिजिबल के लिए है कि स्कूल ठीक किया जाए, वही अभिजीत दीपके कह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है, ये लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जहां आरक्षण नहीं है, इनसे पूछ लीजिए कि आपने कितने पढ़े लिखे। ऐसा तो है नहीं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग पढ़े लिखे नहीं है, चलिए, अरे जाट पटेल मराठा तो पढ़े लिखे हैं, वो तो जनरल कैटेगरी में है। कितने प्राइवेट सेक्टर में जाट पटेल मराठा हैं? कुर्मी यादव कुशवाहा और दलित पिछड़े तो छोड़ दो, आदिवासी छोड़ दो, इनसे पूछ लीजिए। 199 ये भरे हुए हैं। अब ये करते हैं मेरिट की बात। इनसे पूछिए कि इंट्रेंस एग्जाम में जो एससी एसटी को छूट मिलती है थोड़ा बहुत मार्किंग में, क्या वो सेमेस्टर पास करने में नहीं एग्जाम देते हैं? आप इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन आपका हो जाता है एंट्रेंस में कम नंबर मिलने पर, तो भी आपको बाद में सबके तरह एग्जाम देना है। और इनको पूछिए कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश है जहां इतना कॉलेज यूनिवर्सिटी बना हुआ है कि आपको एंट्रेंस देने की जरूरत ही नहीं है। आपको साइंस पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, आपको एमबीए करना है, जाके एडमिशन लीजिए और परीक्षा पास करके आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाइए। कोई एग्जाम नहीं है यहां। एग्जाम जानबूझकर इसलिए क्योंकि इनको पढ़ने ही नहीं देना है सबको, इसीलिए इन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलना ही नहीं है। और अब जब दलित पिछड़े पढ़ने लगे तो इन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट करना शुरू कर दिया है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब बताइए, सबसे ज्यादा पैसा पे करके कौन जाएगा प्राइवेट सेक्टर? और प्राइवेट सेक्टर की हालत क्या है? आप इस देश में अगर दलित पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, तो आपके हिस्से में सरकारी स्कूल है और बाद में आपको सरकारी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका नहीं मिलेगा। आज भी इस देश में जो टॉप लेवल के जो आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या प्लानिंग, कोई भी या वन पत्रकारिता की जो पढ़ाई है वो सरकारी इंस्टीट्यूट में ही है। सारे हॉस्पिटल्स जो बड़े हैं, बेहतर हैं, वो सरकारी ही हैं। तो ये लोग बेसिर पैर की बात करते हैं, इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ये लोगों को बातें, ये अपने ही 4 लोग बैठ के अपनी ही बात को कहते रहते हैं और ये उसी से पूरा देश चल रहा है, क्योंकि इनके पास टीवी है, अखबार है, ये बोलना जानते हैं। मैं इस देश के तमाम दलित पिछड़ों से कह रहा हूं कि आप इनको काउंटर कीजिए, सोशल मीडिया पर लिखिए, पढ़िए, बोलिए, क्योंकि ये लड़ाई पढ़ा लिखा लड़ेगा। मेरे बहुत सारे जनरल कैटेगरी के दोस्त पत्रकार हैं, वो कहते हैं यार अब नहीं होता है जातिवाद। मैंने बात की, मैंने कहा किससे बात की?
तो सफाई कर्मचारी से बात की, अच्छा, ठेले वाले से बात की, सब्जी बेचने वाले से बात की, दूध बेचने वाले से बात की, चमड़ा का काम, लोहे का काम करने वाले से बात की। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, उनके साथ क्यों जातिवाद होगा, वो तो अपने ही जातिगत पेशा में है, उनकी तो जाति ही बनाई गई थी सेवा करने के लिए। तुम किसी जज से, कलेक्टर से, एसपी से, डीएम से, पत्रकार से बात करो जो उस SC ST OBC है, तब पता चलेगा ना कि उसके साथ जातिवाद हो रहा है कि नहीं। जो अपने जाति के पेशा में, उसके साथ क्या जातिवाद होगा। आपके साथ जातिवाद तब होगा जब आप अपने जातिगत पेशा को छोड़कर उन प्रोफेशंस में आएंगे जहां आपके आने की मनाही थी, जहां पैसा है, सम्मान है। आप कहिए इनको, या आपको काबर लाने देंगे, लेकिन कहिए शंकराचार्य बना दो, पूछ लीजिए, नहीं बनाएंगे। कॉलेजियम में आप जज नहीं बन पाएंगे। IAS PCS के इंटरव्यू में आपका नंबर काट लिया जाएगा और अब पेपर लीक है। तो ये तमाम चीजें लॉजिक दीजिए। और सबसे बड़ी बात मायावती जी ने कहा है कि कॉर्पोरेट में आरक्षण होना चाहिए। अब इस देश के तमाम बहुजनों को कॉर्पोरेट में आरक्षण की मांग करनी चाहिए। क्यों? पूरा कॉर्पोरेट जो है वो सरकारी बैंकों के पैसे से चलता है। जमीन सरकारी होती है। जब जमीन सरकारी, पैसा सरकारी, इस देश के मेहनत मजदूर उसमें सरकारी, दलित पिछड़े ज्यादा हैं, तो जो बाबू बैठे हैं कॉर्पोरेट में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिल्डिंग में, उसमें अकाउंटेंट का काम है, कैशियर का काम है, ये सब काम भी अब कॉर्पोरेट में भी SC ST और खासकर IT प्रोफेशनल्स, इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्योंकि अब जो सरकारी नौकरियां थी उनको लगभग खत्म कर दिया गया है। सारी कंपनियों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सारी PSU कंपनियों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, यही वक्त है इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को लिखना, पढ़ना और बोलना पड़ेगा। और इनसे पूछिए कि तुम सर्वे कराओ, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक किस जाति का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। और मेरिट कुछ नहीं होता है, मेन होता है मौका। जब आपको मौका ही नहीं मिले, इतनी संख्या में SC ST OBC, जाट, पटेल, मराठा पढ़ लिख गए हैं कि वो एलिजिबल हैं, आप उनको दो। तो आज भी इस देश में जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, जाति के आधार पर इंटरव्यू में आपको मौका मिलता है और जाति देखकर ही NFS किया जाता है। और एक बात बता दूं, आज तक ये सबूत नहीं आया है कि SC ST OBC ने किसी भी SC ST OBC जाति के साथ बड़े सिस्टम में जाकर विरोध किया हो। ये दोस्ती SC ST OBC की तभी बनती है जब वो हायर एजुकेशन में जाते हैं। अगर मैं स्कूल कॉलेज नहीं जाता, मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, तो मैं अपनी जाति की बात करता, जमात की बात नहीं करता। ये जातिवाद ऐसी बीमारी है, ये समझ में ही तब आती है इसका इलाज जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं और उन प्रोफेशंस में जाते हैं जहां आपको जाना मना था। ये लड़ाई पढ़े लिखे लोग ही लड़ सकते हैं। हमारे जो भाई लाचार, बेबस हैं, जो अपने जातीय पेशा में हैं, जिनको मजदूर बनने के लिए मजबूर रखा गया है, वो नहीं समझ सकते हैं इस लड़ाई को। क्योंकि जातिवाद इतना महीन जाल है, ये बीमारी तभी समझ में आती है जब हायर एजुकेशन में जाते हैं। इसलिए मैं इस देश के तमाम पढ़े लिखे दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से गुजारिश करता हूं कि आप एक सवाल पूछिए कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक किस जाति के लोगों की भरमार है। ये जाति जनगणना करवा के हमें बता दो। जो ज्यादा होगा उसको कम कर दिया जाएगा, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको आंकड़ा भी नहीं बताना है और झूठ मूठ के चिंता जताना है। ये तमाम लोग दलित, पिछड़े, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, तो जाटव खा गया, पासवान खा गया, ये लड़ाते हैं। ये वो लोग आपको लड़ा रहे हैं आपस में जो ये नहीं बताते हैं कि EWS कौन खा रहा है। जनरल कैटेगरी के लोग आपस में नहीं जानने दे रहे हैं। जनरल कैटेगरी में पता तो चले, जाति जनगणना हो तो पता चले कि वैश्य, ठाकुर, क्षत्रिय कितने हैं, ब्राह्मण समाज के लोग कितने हैं, तब पता चला कुर्मी, यादव, कुशवाहा कितने हैं। तो ये कलम कसाई लोग हैं, इन पर भरोसा मत कीजिए। ये लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनने देंगे। वो तो हम लोग की किस्मत अच्छी है कि बाबा साहब ने हमें एक वोट का अधिकार दिया है, हमारी संख्या ज्यादा है, इसलिए समय समय पर सरकार वोट के डर से थोड़ी बहुत हमारी खोज खबर लेती रहती है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।